हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करते हो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी तक हमने क्लास 11th हिंदी दिगंत भाग 1 के 11 लेसन को हमने पूरा कर लिया है। 11 लेसन को हमने पूरा कर लिया है। आज हम लोग लास्ट जो हमारा गद्यांश का चैप्टर है, कृष्ण कुमार का लिखा हुआ गांव के बच्चों की शिक्षा, गांव के बच्चों की शिक्षा, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज पढ़ेंगे कि चैप्टर क्या कहता है। अगर आप हमारे सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर जाइए और सारे लेसन का पूर्णतः व्याख्या किया गया है। फिर उन सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया हुआ है। उन प्रश्नों को देखिए, उत्तर देखिए। एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अब हम MCQ क्वेश्चन लेके आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हैं वो भी क्वेश्चन आपको हम देंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आप वीडियो देखते रहिए, एग्ज़ाम की सारी तैयारी आपको पूरी हो जाएगी। ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलेंगे, क्योंकि पाठ में हमें सबसे पहले पूछता है लेखक परिचय के बारे में। तो थोड़ा सा लेखक परिचय देखते हैं कि लेखक क्या कहते हैं। देखिए, गांव के बच्चों की शिक्षा चैप्टर है। इनके लेखक है कृष्ण कुमार जी। क्या नाम है उनका? कृष्ण कुमार जी। और उनका जन्म हुआ है 1951 ईस्वी। जन्म कब हुआ? 1951। इनका जन्म स्थान यानी कि जन्म कहाँ हुआ था? अपने भारत के ही हैं, याद रखेंगे। उनका जन्म स्थान है टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जगह है टीकमगढ़, वहीं इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा कहाँ शुरू हुई थी? तो याद रखेंगे सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में, माने प्रारंभिक शिक्षा सागर मध्य विद्यालय है वहाँ से, विश्वविद्यालय से। और बाद में ये चले जाते हैं टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा से शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानी अपने देश में पढ़ने के बाद उच्च शिक्षा पाने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा है? कनाडा। वहाँ से शिक्षा ग्रहण किए हैं। इसके बाद इनकी वृत्ति, यानी ये काम क्या करते हैं तो याद रखेंगे इनकी वृत्ति है दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में प्रोफेसर हैं। यानी शिक्षा विभाग में ही ये प्रोफेसर पद पर हैं। और शिक्षा विभाग कौन? तो NCERT आपने पढ़ा होगा, जो हम लोग जिसको अब दिल्ली बोर्ड भी कहते हैं, नहीं, या इंग्लिश बोर्ड उसको कह सकते हैं। इसी दिल्ली बोर्ड के वो क्या हैं? प्रोफेसर हैं। ठीक है, इनको सम्मान क्या क्या मिला है, यानी इनकी लेखनी के कारण इनको क्या क्या सम्मान है, याद रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के स्कूली पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत आज़ादी के संघर्ष के इतिहास का अध्ययन करने के लिए इन्हें जवाहरलाल फेलोशिप सम्मान। देखिए, भारत और पाकिस्तान में जो भी किताबें छपती हैं उनमें जो स्वतंत्रता संग्राम की जो बातें उस किताब में लिखी गई, इनके बारे में वह अध्ययन करने के कारण इनको मिला है जवाहरलाल फिलोसफी सम्मान। साथ ही साथ गद्य के लेखन के लिए इन्होंने जो कहानियाँ लिखी, कहानियाँ लिखने से इनकी प्रसिद्धि बनी, इसलिए इन्हें शरद जोशी सम्मान मिला है। कहानी लिखने के कारण क्या मिला इनको? शरद जोशी सम्मान। आगे हैं ये विदेश प्रवास, यानी अपने देश को छोड़कर, भारत को छोड़कर विदेश जैसे कनाडा गए पढ़ने के लिए, फिर कुछ समय दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं। तो अफ्रीका जो गए हैं तो अफ्रीका में यानी 1975 से 1981 तक, यानी 1951 में जन्म हुआ है। उसके बाद शिक्षा के लिए और अपने काम के उद्देश्य से 1975 से 1981 तक ये विदेश में रहे हैं। आगे चलते हैं उनकी कृतियाँ, उन्होंने जो लिखी हैं किताबें, उनकी किताबों में कौन कौन से प्रमुख किताबें याद रखेंगे। नंबर 1 में है नीली आंखों वाले बगुले। देखिए, बहुत ही सुंदर कहानी उनकी है, नीली आंखों वाले बगुले। आपने अभी तक जो भी बगुला देखे होंगे, नहीं, देखने में तो उजला होता है लेकिन आंख आपने नहीं देखा होगा, नहीं, आंख सामान्यतः काला उजला होता है, लेकिन यहाँ नीली आंखों वाले बगुले की बात की गई है। जैसे आपने बचपन की किताब में पढ़ा होगा रंगा हुआ सियार, रंगा हुआ सियार, आखिर वहाँ पर किस पर व्यंग किया गया था? तो आपने पढ़ा होगा हमारे देश के जो नेता है ना, उन पर व्यंग किया गया था, इसी तरह से राजा पर। ठीक उसी तरह से यहाँ पर नीली आंखों वाले बगुले एक व्यंग्यात्मक उनकी रचना है। त्रिकाल दर्शन उनकी कहानी संग्रह है, मैंने बहुत सारी कहानियों को एक साथ लिखा गया है, उस किताब का नाम है त्रिकाल दर्शन। अब्दुल मजीद का छुड़ा, ये यात्रा वृत्तांत है, मैंने कहीं यात्रा जाते हैं, यात्रा में उन्होंने जो देखा सुना उसको उन्होंने लिखा।
आज नहीं पढ़ेगा एक बाल कथा संग्रह है, यानी बहुत सारी बच्चों के लिए कहानियां उन्होंने लिखा, उनमें से बाल संग्रह कथा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगी। ठीक है। विचार का डर स्कूल की हिंदी निबंध संग्रह है। राज, समाज और शिक्षा, शैक्षणिक ज्ञान और वर्चस्व, बच्चे की भाषा और अध्यापक, शिक्षा और ज्ञान, गुलामी की शिक्षा और राष्ट्रवाद, महके सारी गली गली, बाल कविताएं। इसके अलावे हैं व्हाट्स इज द वर्थ टीचिंग, सोशल कनेक्टर ऑफ लर्निंग। देखिए, आपने इनकी जितनी भी कहानियां पढ़ा, कृष्ण कुमार की लिखी हुई जो भी रचना हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो उनसे लगता है कि ये शिक्षा से काफ़ी जुड़े हैं। देखिए, उनकी रचना है लर्निंग माने शिक्षा, देखिए टीचिंग यानी शिक्षा, है ना, शिक्षा और ज्ञान, शिक्षा, गुलामी की शिक्षा। ठीक है, यानी सारी बातें जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता होगा कि वो बचपन से लेकर के शिक्षा से जुड़े हुए हैं और अभी भी सुंदर सुंदर रचनाएं वो लिख रहे हैं, जिनमें शिक्षा पर उन्होंने लिखा है। वर्तमान जो आप पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे, वो एनसीईआरटी नई दिल्ली में प्रोफेसर पद पर हैं शिक्षा विभाग में, और वहीं पर वे काम अभी कर रहे हैं। तो उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कई कहानियां लिखी हैं। अभी जो आप वर्तमान कहानी पढ़ेंगे, गांव के बच्चों की शिक्षा, ये कहानी कब प्रकाशित हुई तो ध्यान रखेंगे 1997 में। कब हुई थी? 1997 में। कैसे हुई सुनिएगा। एक संस्थान है, यानी कि जहाँ पर सम्मेलन हुआ था, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, और इन्हीं में दिल्ली में एक आयोजन किया गया था। किसके लिए? तो पंचायत, महिला पंचायत प्रतिनिधियों का आयोजन हुआ था। उसमें पंचायत की जितनी भी महिलाएं थी, जो प्रतिनिधि महिला थी, वो लोग आई हुई थी, और उन्हीं सभा को संबोधन करने के लिए कृष्ण कुमार जी गए हुए थे। उन्होंने जो भाषण दिया है वहां पर, वही भाषण को वहां पर लिखा गया है। ठीक है, क्या समझे आप कि ये एनसीईआरटी के क्या हैं? निदेशक हैं, सचिव प्रोफेसर हैं। ठीक है, 1997 में, याद रखेंगे 1997 में दिल्ली में एक जगह है जिनका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। यहाँ पर जो महिला प्रतिनिधि हैं, महिला प्रतिनिधि यानी पंचायत की जो महिला प्रतिनिधि होती है, जैसे को आप मुखिया सरपंच कह सकते हैं, वार्ड जो भी हैं, वो लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, और उन्हीं के सभा का संबोधन करने के लिए कौन गए हैं? कृष्ण कुमार जी। और वे कृष्ण कुमार जी वहाँ पर भाषण देते हैं। किस पर? तो हमारी देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उन पर, और साथ साथ हमारी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर उन्होंने जो भाषण दिया है, उस पर उन्होंने करारी चोट की है। तो आप क्या समझे अभी तक? जो हमारी ये बच्चों की शिक्षा है, हिंदी की कौन सी विधा है? तो भाषण। याद रखेंगे, हिंदी की कौन सी विधा? भाषण। जैसे आप पढ़ते होंगे रिपोर्टाज, नहीं, इसके बाद यात्रा वृत्तांत, भाषण, निबंध, लेख पढ़ते हैं ना, तो ये कौन सी विधा हो गई हमारी? भाषण। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको लेखक परिचय संबंधी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए, भाषण की शुरुआत क्या करते हैं हमारे लेखक साहब, यानी कृष्ण कुमार जी जाते हैं और भाषण की शुरुआत किस तरह से करते हैं। कहते हैं कि देखिए, जैसे हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन था और हम लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे, उसी तरह से अफ्रीका महादेश पर, अफ्रीका पर अधिकांश देशों पर फ्रांस का अधिकार था। क्लियर? यानी वो लोग भी गुलामी का जीवन जी रहे थे, हम लोग भी अंग्रेजों की गुलामी का जीवन जी रहे थे। जब ये लेखक साहब वहां जाते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि अफ्रीका का एक छोटा सा देश, अफ्रीका तो महादेश है ना, तो अफ्रीका महादेश के एक छोटा सा देश का एक लेखक, देश का नाम पाठ में नहीं है, ठीक है ना, एक लेखक हैं जिनका नाम है, याद रखेंगे, कमारा लय। क्या नाम है उनका? याद रखेंगे, कमारा लय। ठीक है ना, लेखक का क्या नाम है? कमारा लय। वो अपनी बातों को अपनी किताब में लिखी, अपनी जीवनी में। उन जीवनी में क्या क्या लिखी गई है उन्हीं को वह पहले उदाहरण देते हैं। पहले क्या देते हैं? लेखक साहब भाषण के माध्यम से लोगों को उदाहरण देकर समझाते हैं
कि देखिए जैसे हमारे भारत पर अंग्रेजों का राज था, हम लोग अंग्रेजों के गुलामी का जीवन जी रहे थे, उसी तरह से अफ्रीका महादेश के बहुत सारे देशों पर फ्रांस का अधिकार था और वहाँ के लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे। वहीं एक लेखक थे जिनका नाम है कमारा ले। उन्होंने अपनी जीवनी को लिखा है, अपनी पूरी जीवनी को लिखा, और उनमें क्या क्या लिखी है उन बातों को पहले समझाते हैं। कि कमारा ले अपने गांव में पहले प्राथमिक शिक्षा पढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है बचपन की शिक्षा जो होती है, यानी 1 से 5वीं तक की शिक्षा, वो पहले अपने गांव में पढ़ते हैं। और उस समय गांव में जो प्राथमिक शिक्षा थी, उसके बाद उच्च और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, तो माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्हें जाना पड़ता है शहर। पहले तो गांव की शिक्षा पढ़ते हैं, और गांव की शिक्षा 5वीं तक पढ़ने के बाद जो माध्यमिक शिक्षा है, इनके लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ता है? शहर जाना पड़ता है। शहर में उनके चाचा रहते हैं, कमारा लय का चाचा कहाँ रहते हैं? शहर में। वहाँ जाते हैं और वे माध्यमिक शिक्षा पढ़ते हैं, यानी 6ठी और 7वीं की शिक्षा मानिए पढ़ते हैं। फिर उच्च शिक्षा पाने के लिए उन्हें राजधानी जाना पड़ता है। राजधानी का मतलब समझ रहे हैं कि वो राज्य, जिस राज्य में होंगे उस राज्य की राजधानी, या देश के होंगे तो देश की राजधानी में गए होंगे, जहां से 8वीं 9वीं और 10वीं की शिक्षा प्राप्त किए होंगे। ठीक है। अब फिर उससे ऊपर की शिक्षा पाने के लिए या तो देश की राजधानी या उन्हें विदेश जाना पड़ेगा। क्लियर? तो कमारा ले पहले तो 5वीं शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा गांव में, फिर माध्यमिक शिक्षा छोटे शहरों में, फिर उच्च शिक्षा के लिए वे बड़े शहरों में यानी राजधानी में जाते हैं। टेबल को थोड़ा सा कर दीजिए, धक्का रहा है। और अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर उन्होंने इसलिए उस बात को किया है कि पहले हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी ना गांव की, वो अच्छी व्यवस्था नहीं है। लेखक साहब इनका उदाहरण इसलिए दिया है, सुनेंगे, लेखक साहब इसका उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि गांव में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी ना, वो पर्याप्त नहीं है। जैसे ही आप ऊंचा बढ़ेंगे, ऊंचा पढ़ना चाहेंगे, तो आपको गांव को छोड़ करके शहर की ओर रुख करनी पड़ेगी। या तो आप अपने बड़े शहरों में जाइए, फिर उससे बड़े राजधानी में जाइए, उससे बड़े देश की राजधानी में जाइए, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो कहाँ जाना होगा आपको? विदेश जाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने ऐसा उदाहरण पेश किया। कहते हैं लेखक कमारा ले जब शहर की शिक्षा पा लेते हैं, तो वहाँ पर एक संस्थान है, वो ये तय करती है कि इस देश में जो अच्छे बुद्धिमान बच्चे हैं, होनहार बच्चे, उनका एक चयन होता है, और चयन में जो बच्चे चयनित होते हैं उनको पढ़ने के लिए विदेश भेजने का मौका मिलता है। माने जो पढ़ना चाहते हैं उनको चयन किया जाता है, संस्था चयन करती है, और फ्रांस की तरफ से उसको कहाँ भेजा जाता है? फ्रांस, क्योंकि वहाँ पर किसका शासन है? फ्रांस का शासन है। तो फ्रांस की संस्था है और वह कहाँ भेजती है बच्चों को पढ़ने के लिए? विदेश। ठीक है, यानी अपने देश फ्रांस भेजती है। जिनमें चयन किसका हुआ है? कमारा ले का चयन हो गया है उस संस्था में, क्योंकि अच्छा पढ़ते हैं। अब जब चयन हो गया है तो अब इन्हें कहाँ जाना है? फ्रांस जाना है पढ़ने के लिए। अपने देश को छोड़कर, अफ्रीका महादेश को छोड़कर कहाँ जाना है? यूरोप महादेश, फ्रांस जाना है पढ़ने के लिए। जब जाना है तो कम से कम लोग घर घूम ही लेते हैं, नहीं? हम घर घूमते हैं जा करके, भाई जो लोग हैं उनसे मुलाकात, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, अब विदेश जा रहे हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष में लौटेंगे, कब लौटेंगे, कब लोगों के मिलना जुलना हो, नहीं तो कम से कम एक बार मिल लेते हैं। तो कमारा ले कहाँ जाते हैं? अपने गांव आते हैं। ये खबर जब उनके रिश्तेदारों को लगती है, उनके चाचा, फूफा, फूफी, मासा, मौसी जो भी होता है ना, सारे लोग उनके घर जुड़ते हैं, सब लोगों से विदाई होती है। और मज़ा तो तब आता है भाई कि सब घर में लोग हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो तब पड़ती है जब माँ नज़र नहीं आती है। क्या आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग भी ऐसा करते, महसूस होता है ऐसा कि घर में काम मम्मी से रहे चाहे नहीं रहे, कहीं से आप आइए, अब मम्मी से कोई काम नहीं है भाई आपको, लेकिन सबसे पहले पूछते हैं कि मम्मी कहाँ गए हैं? मम्मी नहीं है। आप लोग भी स्कूल से आते होंगे तो सबसे पहले किसको ढूंढते हैं? मम्मी कहीं रहेगा। ढूंढते किसको हैं? मम्मी को ढूंढते हैं कि मम्मी नहीं, कहीं गए हैं। देखिए ये कमारा ले का भी वही हाल है। सारे लोगों से, रिश्तेदारों से विदा ले लेते हैं, पिताजी से ले लेते हैं, मौसा मौसी जो भी हैं, लेकिन उनकी नजर जाती है कि अरे मम्मी हमारी है ही नहीं, मम्मी कहाँ गई भाई। अब उतने भीड़ों में गांव के लोग जुटे हुए हैं, सारे लोगों के भीड़ में ये मम्मी को ढूंढ रहे थे। ठीक है, ढूंढते ढूंढते जाते हैं तो देखते हैं एक झोपड़ी में उनकी माँ, यानी कि घर के अंदर एक झोपड़ी में माँ
रो रही है। माँ का हृदय तो भाई माँ का हृदय होता है, नहीं, वो वहां रो रही है। कमारा वहां जाते हैं, पूछते हैं कि क्यों रो रही हो, तुम मुझे विदा नहीं दोगी तो हम कैसे जाएंगे, तुम हमें विदा दो। देखिए उनकी माँ की आंसू तो रुक ही नहीं रही है, और वह कहती है कि हम तो तुम्हें पहले ही विदा कर चुके हैं, पहले ही विदा कर चुके हैं। क्यों? कि जब तुम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गए थे तभी हम समझ गए थे कि तुम गांव में अब टिकने वाले नहीं हो, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा पढ़ोगे, फिर माध्यमिक शिक्षा तो शहर जाना होगा, और उच्च शिक्षा पढ़ोगे तो फिर उसके शहर, तो तुम हमसे तो तब भी दूर थे, इसीलिए तो हम तभी ये समझ गए थे। हमने तो इस बात को कहा था तुम्हारे चाचा और तुम्हारे पिताजी से कि बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे हमसे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। देखिए उनकी माँ यानी कमारा लय की माँ पढ़ी हुई नहीं है, वो तो प्रेम बस ऐसा बोल रही है, ठीक है, प्रेम बस ऐसा बोल रही है। कहती है कि हम तब भी उनको बोले थे लेकिन वह लोग हमारी बात को सुनते हैं, तो हम तो तभी तुमको विदा दे चुके थे। लेखक साहब को वो बातें जो उनकी माँ की थी वो काफी हृदय तक छू जाती है, और जब वे पढ़ करके रिटर्न आते हैं, मान लीजिए पढ़ते हैं और अपनी जीवन की जीवनी लिखते हैं, तो जीवन की जीवनी जो है उनकी किताब के अंतिम पंक्तियों में, अंतिम पन्नों में माँ की इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं फ्रांस के सॉरी अफ्रीका के जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारी माँ किस तरह से हमें मतलब अपने से दूर जाने नहीं देना चाहती है, बच्चों को शिक्षा दीक्षा होती है, कैसे बच्चे परिवार से घर से अलग हो जाते हैं, इनका संबोधन करके किसको, वहां के महिलाओं को संबोधित करके लिखते हैं कि भाई हमारी माँ के साथ जीवनी में ऐसा हुआ था। लेखक साहब यानी कृष्ण कुमार जी ये कहानी सुना रहे हैं कहाँ, अभी दिल्ली के जो सभा है, कहाँ पर, पंचायत के जो महिला प्रतिनिधि लोग जुटे हुए हैं 1997, उनमें ये कहानी सुना करके कहते हैं कि देखिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो अपूर्ण है। हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है, अपूर्ण है। लोग शिक्षा पा करके अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन वो परिवार, समाज, गांव से सब क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आप अपने गांव में भी देखेंगे कि जो बच्चे उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं उन्हें कहाँ जाना पड़ता है, गांव से बाहर जाना पड़ता है, और जैसे गांव से बाहर जाते हैं शिक्षा पाते पाते वे गांव से अलग हो जाते हैं और वो अलग ही रह जाते हैं, फिर वापस वो लगभग गांव नहीं आ पाते हैं अधिकांश बच्चे जो उच्च शिक्षा पाते हैं। यानी कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है ना वो गांव को क्या कर रही है, यानी हमारी रिश्ते नातों को काट रही है। यानी लेखक साहब अर्थात लेखक साहब कृष्ण कुमार जी हमारी शिक्षा का ये दोष व्यवस्था बताई है कि शिक्षा पाना अच्छी बात है, शिक्षा पाना अच्छी बात है, हमारे जीवन की जरूरत की चीजें हैं, लेकिन शिक्षा हमारे जीवन को क्या कर रही है, अलग कर रही है, समाज, रिश्तेदार सबसे क्या कर देती है, वह काट देती है, अर्थात ये शिक्षा हमारे लिए दोषपूर्ण हुआ। क्लियर? आते हैं तो बता रहे थे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। देखिए लेखक साहब कहते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि लोग हैं, यानी वहाँ पर सभा में वो कहते हैं कि आप लोग खुद सोचिए, महिलाओं को कहते हैं कि आप लोग चयनित प्रतिनिधि हैं तो राजनीति के बारे में सोचिए कि आजकल राजनीतिक में झूठ झूठ और वादे का तो बहुत बड़ा एक अड्डा बन चुका है। राजनीतिक काम हो या नहीं हो, लेकिन ये क्या बन चुका है, एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है ये राजनीतिक। कहते हैं आज आजादी के बाद हमारे देशों में 40-50 वर्ष बीत चुके हैं, यानी 1997 में ये बोल रहे हैं 47 से 40 वर्ष की बात हुआ, नहीं 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1997 में ये भाषण दे रहे हैं, यानी 40 वर्षों की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि आज हमारा देश आजादी के बाद कितने वर्षों तक बिता चुके हैं, 40 वर्षों तक। वादे तो बड़े लंबे लंबे हमारे प्रतिनिधि, हमारे जो नेता लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता ये है कि आज तक प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक गांव तक नहीं पहुंच सकी है, प्रत्येक गांव तक
नहीं पहुंच सकी है। गांव की शिक्षा व्यवस्था में आज भी सुधार। अगर कोई बच्चा अच्छी शिक्षा पाना चाहता है तो उसे कहाँ जाना पड़ता है? शहर की ओर रुख करना पड़ता है। तो स्वाभाविक सी परिवार के अगर बच्चे अच्छे नहीं पढ़ते हैं तो ये भी किसका दोष है? शिक्षक का दोष है। किस पर लगाया जाता है दोष? शिक्षा पर, कि भाई शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ाते इसलिए बच्चे अच्छे नहीं निकल रहे हैं। अगर किसी इस विद्यालय का बच्चा अच्छे उसे उत्तीर्ण ना हो तो ये दोष किसका पर जाता है? कि वहाँ के शिक्षकों पर, कि शिक्षक अच्छे नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे कृष्ण कुमार जी क्या कहते हैं, सुनिएगा। ये दोष मरते हैं उन नेताओं पर कि भाई आपने काम सही से क्या जो हमारे शिक्षक हैं उनका वेतन, क्या उनका काम सही से आपने दिया? नहीं। क्योंकि हम लोग किसकी शिकायत करते हैं? हम लोग विश्व बैंक में हमारी भारत की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर बताया जा रहा है। तो विश्व के बहुत सारे देश की प्रतिनिधि हैं, जो कंपनियां हैं, वो हम लोगों को क्या देती है? शिक्षा के विकास के लिए राशि भेजती है। यानी विश्व बैंक प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए हमें पैसा भेजती है कि आप प्राथमिक शिक्षा का विकास कीजिए। लेकिन वास्तविकता क्या होता है मालूम है? शिक्षा के लिए वहां से अगर 1 रुपया आता है तो हमारे गांव तक, प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचते पहुंचते कितना मिलता है उसको? मात्र 30 पैसा मिलता है। बाकी कहां चला गया? जो हमारी राजनीतिक के लोग ऊंचे अधिकारी हैं, सब उनके पॉकेट में चला गया। यानी राजनीतिक व्यवस्था के दोष को उन्होंने उजागर करने की कोशिश किया। यानी कहने का अर्थ है कि आया था हमारे लिए 1 रुपया। शिक्षक कहते हैं कि हमारे लिए कितना आया? 1 रुपया। तो फिर मुझे 30 पैसा क्यों मिला? जब इसमें सुधार नहीं किया जा रहा है तो फिर शिक्षकों का क्या? और खास करके अगर अपने बिहार की बात अगर करेंगे तो हमारी प्राथमिक शिक्षा जो है बिहार सरकार की, वो तो बहुत ही लाचारी बेकार है। वो क्या है? बड़ी ही लाचारी है। क्योंकि हमारे शिक्षा में ना एक कमी बता दिया गया है कि 1 से लेकर के 8वीं तक की बच्चा को कोई एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है, कोई परीक्षा नहीं होती है। सीधे बच्चा प्राथमिक में पहले में है तो दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे में है तो तीसरे में, और 7वीं में है तो 8वीं में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ठीक है। और 9वीं के बच्चों को टेस्ट तो लिया जाता है लेकिन उन्हें फेल नहीं करना है, 8वीं तक एग्जाम नहीं लेना है, बस सीधा 7वीं से 8वीं, 8वीं से चलते रहेगा, और 9वीं में फेल नहीं करना है। ठीक है। तो बच्चा 10वीं में जाएंगे तो क्या रिजल्ट लाएंगे, ये कभी बिहार सरकार सोचती नहीं है। चलिए, जो इनकी व्यवस्था है वो सब सरकार समझे। तो लेखक साहब इन्हीं सब बातों पर, राजनीति के इन्हीं सब बातों पर उन्होंने चोट किया है। उन्होंने बताया है कि सरकारी शिक्षकों को वेतन क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। वहीं प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, उनके शिक्षकों को वेतन बहुत ही कम मिलता है। वहां पर उनका शोषण हो रहा है। यानी वहां पर जो लोग हैं 50 रुपये, वहां पर जो लोग हैं यानी शिक्षक, कहाँ? प्राइवेट स्कूल के, उनको वेतन कम दिया जा रहा है। और उनका शोषण कर रहे हैं कौन? जो संचालक होते हैं प्राइवेट स्कूल के, जो क्या कहते हैं उनको, व्यवस्थापक, वो उनका क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, उन्हें कम वेतन दे रहे हैं। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें, अरे 50 रुपया, रिजल्ट की बात अगर करें, रिजल्ट की बात, तो ज्यादा रिजल्ट कहाँ मिलते हैं? प्राइवेट स्कूलों में। और सरकारी स्कूलों में प्राइवेट मतलब ये वेतन जो है उन्हें कम मिलता है। ठीक है। उन्हें कहाँ मिलता है वेतन? ध्यान देंगे, वेतन कम मिलता है लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलता है। सरकारी में वेतन ज्यादा मिलता है लेकिन रिजल्ट कम मिलता है। इसके पीछे क्या कारण है? कि आपने जो शिक्षक का व्यवस्था किया वो गलत तरीके से आपने चयन कर दिया। ठीक है ना। वहां पर कहते हैं कि खास करके हमारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था जो है वो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं, लड़कियों के लिए भी होना चाहिए, तब जाकर के हमारी शिक्षा व्यवस्था सही हो पाएगी। ये हमारे लेखक साहब बता रहे हैं वहां पर भाषण में। यानी हमारी देश तो बता रहे थे, यानी कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं कि महिला प्रतिनिधित्व को बता रहे हैं कि अभी तक बहुत सारे देशों में
यानी हमारे देश के ही बहुत हिस्सों की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जगह पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई है, केवल ये नाम मात्र का हुआ है। यानी अगर वास्तविकता देखा जाए तो सब जगह अभी तक ये व्यवस्था शुरू भी नहीं हुई है, यानी कहीं कहीं पंचायती राज है भी नहीं, ऐसा कह रहे हैं कृष्ण कुमार जी। लेकिन क्या पंचायती राज होने से क्या फायदे? जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं चीजें हैं उसका भी निर्णय हम नहीं ले सकते, केवल हमें कुछ नाम मात्र का अधिकार दिया गया है। कुछ संसाधन है हमारे, जैसे हमारे कोयले हैं, लोहे हैं, ये सब हम अपने दैनिक चीजों को मानते हैं, लेकिन इसका निर्णय लेने का अधिकार पंचायतों को नहीं दिया गया। यानी ये वस्तुएं कोई विदेशी कंपनी को दे दिया जाए, कोई विदेशी सरकार को दे दिया जाए, इस पर काम करने का, खुदाई करने या अन्य काम करने का अधिकार, ये निर्णय लेना पंचायत का नहीं है। ये किसको है? केवल नाम मात्र का कुछ काम हमको दिया गया है निर्णय लेने का। यानी कहने का अर्थ है कि पंचायत में जो हमें व्यवस्था दी गई है ये पूर्णतः हमें अधिकार में नहीं है। ये व्यवस्था पर भी उन्होंने क्या किया है? भाषण दिया, व्यंग किया है सरकार के नीतियों पर। कहते हैं कि जब आपके देशों में किसी देश का अधिकार रहता है, यानी आप किसी का गुलाम रहते हैं, आप जब विदेश जाते हैं तो जैसी शिक्षा पाएंगे वैसे तो ज्ञान होगा ना। वहां पर क्या होता है कि विदेशों में आपको यह बताया जाता है कि तुम्हारे देश की सरकार, तुम्हारे देश की रीति रिवाज, वहां की जो सामाजिक व्यवस्था, ये सब क्या है? गलत है, वो सब अधूरा है। और जब आप जहां जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहां पर यह बताया जाता है कि देखिए भाई, आपके देशों से हमारा देश का प्रतिनिधि, हमारे देश की वायु, हवाएं, हमारे देश की व्यवस्था, सब कुछ क्या है? उच्चतर हैं, अच्छे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप वो पढ़ेंगे तो आप दोनों में क्या करेंगे? फिर तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद आपको लगेगा कि वो चीज अच्छा है और हम क्या हैं? बुरे हैं। और फिर आपके मन में हीन भावना जागेगी, देश के प्रति हीन भावना मन में जागेगी। फिर आप कहाँ रहने लगेंगे? बाहर ही रहने लगेंगे, फिर आप रिटर्न नहीं आएंगे। यानी कंपनी का आप क्या हो जाएंगे? भक्त। हमारे देश में यही न हुआ था? जब हमारे देश में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी तो लॉर्ड मैकाले हमारे देश का क्या बने? शिक्षा मंत्री अंग्रेज की तरफ से बने थे। उन्होंने क्या कहा था जानते हैं? वो कह रहे हैं कि भारत में उस समय प्रत्येक गांव में एक एक विद्यालय थे, पाठशाला, छोटी पाठशाला लेकिन पाठशाला थी। लेकिन उनका क्या कहना था कि अगर भारत में अगर अच्छी शासन करना है तो समझिए, ऐसे उदाहरण उन्होंने पेश किया कि अगर अच्छी फसल बोनी है, अच्छी उपज लेनी है तो पहले खेत को जोत डालो, और जोत करके फिर से नई फसल बीज बो, नई पौधे उगेंगे, नए अच्छे होंगे। नहीं, अर्थात जितने भी विद्यालय थे उस समय सारे विद्यालयों को बंद कर दिया गया और 3 जगह प्रेसिडेंसी कॉलेज बनवाए गए थे, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई उस समय में। ठीक है, कौन किया था ये? लॉर्ड मैकाले। और हमारे देश के जितने भी गांव के लोग जो शिक्षण संस्थान चला रहे थे सबको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया था। यानी कहने का अर्थ है कि उनका मानना है, अंग्रेजों का, कंपनियों का मानना कि जो जैसा रहेगा वैसा होगा। अब मान लीजिए कि आप कंपनी के तहत काम कर रहे हैं, नहीं, ये हमारी देश की व्यवस्था किसको दे दिया जाए? कंपनी को दे दिया जाए, तो फिर हम लोग अपने देश का काम नहीं करके कहाँ रहेंगे? हम लोग बाहर। यानी लेखक साहब कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में हमारी जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ये दोनों क्या हैं? खराब हैं। कभी कभी हमें अच्छा बताया जा रहा है। अभी वो हरित क्रांति के बारे में बता रहे हैं। 60 के दशक में, यानी 1960 में जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति का फायदा तो बहुत हुआ। लेखक साहब कह रहे हैं कि फायदा तो बहुत है लेकिन उसमें कमी भी है कुछ। क्या कमी है भाई? तो हरित क्रांति से हमें अलग होने की बात की गई है। हरित क्रांति के माध्यम से क्या हो रहे हैं? हम लोग अलग हो रहे हैं। जहां खेत की जुताई करके फसल लगानी है, अब वहां पर वैसे लगाए नहीं जाते हैं। हरित क्रांति में क्या लगाए जाएंगे? उसको थोड़ा सा ऊंचा बांध बना करके तब लगाए जाएंगे। जैसे स्ट्रॉबेरी का खेती देखे होंगे आप लोग, स्ट्रॉबेरी जो खाने वाले में नहीं, अब वो खेबरी वाला, शॉर्ट वीडियो वाला खेबरी नहीं समझिएगा। एक स्ट्रॉबेरी फल होता है लाल लाल, जैसे लीची होता है ना, लीची वैसे ही होता है लेकिन उसे थोड़ा सा तिकोन होता है। ये गोल होता है लीची, वो तिकोन होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा। ठीक है, और उसको खेती कैसे किया जाता है? तो एक थोड़ा सा पंक्ति में सीधा खेत को, मिट्टी को कर दिया जाता है,
माने उसको क्या कह सकते हो, ढिमकी बना लीजिए ऊंचा, और ऊंचा के ऊपर ऊपर में क्या किया जाता है, पौधा लगाया जाता है। और पौधा छोटा ही होता है, उसका जो फल होता है वो सड़ जाता है मिट्टी में, तो खराब ना हो इसलिए उस पर क्या लगाया जाता है, पन्नी बिछा दिया जाता है। और जिस सामने पौधा होता है उस सामने पन्नी को काट दिया जाता है, तो केवल पन्नी से बाहर निकल जाता है कौन, पौधा, जड़े रहता है अंदर में, पौधा हो गया बाहर। अब जड़ के चारों तरफ समझिए पन्नी रहता है, अगर फल भी लटकता है मिट्टी में वो सड़ता नहीं, वो पन्नी के ऊपर में रहता है, पानी उसकी लाइन में दिया जाता है, व्यवस्था उसका ये है। लेकिन कहते हैं कि इस तरह से हमारे यहाँ खेती किया जाता है, यानी कि कहने का अर्थ है कि हम लोगों को अलग करने की, उनसे पूछिए, उनसे पूछिए जब हरित क्रांति हुई तो किसानों को क्या, छोटे किसानों को क्या लाभ हुआ, लाभ तो हुआ ऊंचे किसान को, जो बड़े जमींदार, जो बड़े ऊंचे किसान हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है उनको लाभ हुआ, अर्थात पूंजीपतियों को ज्यादा लाभ हुआ, और जो छोटे थे उन लोगों को मजबूर कर दिया गया, अंत में वो क्या हो गए, घर छोड़ करके पलायन कर गए। उनसे पूछिए कि कैसी व्यवस्था हरित क्रांति लाभ हुई, अर्थात हर स्थिति में, चाहे वो हमारी शिक्षा व्यवस्था था या कृषि है, उसके सामने हम लोग घुटने टेक दिए और हम लोग यहाँ से पलायन कर गए। यानी गांव के बच्चों की शिक्षा अच्छी व्यवस्था नहीं की गई है, इस पर उन्होंने व्यंग किया। साथ ही साथ कहते हैं हमारे महात्मा गांधी के बारे में, आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी का लिखा हुआ एक चैप्टर है क्लास 10th में, शिक्षा और संस्कृति, उनके बारे में कहते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो दस्तकारी होनी चाहिए। दस्तकारी का मतलब है कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ हमें कुछ उसमें काम भी सिखाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में अभी तक लागू नहीं की गई है। आज 40 वर्ष बीत चुके हैं आजादी के, लेकिन केवल नाम मात्र का दिया जा रहा है। क्लियर? तो लेखक साहब क्या कहते हैं कि हमें शिक्षा में सुधार करने की जरूरत नहीं है, प्रबंधन की जरूरत है। यानी एक बड़ा बिल्डिंग बना दीजिए, शिक्षक नियुक्त कर दीजिए, क्या पढ़ाई हो गई? विद्यालय बनाने का मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि एक बड़ा बिल्डिंग बना दीजिए और उसमें शिक्षक को नियुक्त कर दीजिए तो उसकी पढ़ाई हो गई? नहीं, उनमें जांच किया जाए, समय समय से उसकी देखरेख किया जाए, तब पता चलेगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ तक विकसित हुई है। और हर साल की उसकी प्रतियोगिता होनी चाहिए, और बच्चों की क्या कहते हैं उसको, टेस्ट, मासिक टेस्ट, उसके नैतिक शारीरिक सारी जगहों की टेस्ट हो, तब जाकर के पता चलेगा कि हमारी ये विद्यालय जो है प्रबंधन वो कहाँ तक सही जा रही है। ये लेखक साहब हमें समझा रहे हैं भाषण के माध्यम से। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये कहानी शॉर्ट में समझ में आई होगी। तो हम लोग कल मिलेंगे इसके क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।